बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आज जो हमने स्टार्ट करना है वो रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन कोर्स कोड 8604 है। और इसका हम यूनिट नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसको हम कह सकते हैं ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसके अंदर हम रिसर्च और इसके टाइप्स को देखेंगे और फर्दर फिर उन टाइप्स की डिटेल्स अलग अलग चैप्टर्स में हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम आउटलाइन देखेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप बेस वाले रिसर्च को देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है। उसके बाद आपको बाय पर्पस भी इसकी टाइप्स पता होने चाहिए। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास आती है वो हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और एक आध और अदर्स टाइप्स ऑफ रिसर्च है। हम उनको ज़रा नज़र डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं रिसर्च क्या है। रिसर्च इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल सिटीज़। बेसिकली रिसर्च होती है कि पहले ऑलरेडी एक चीज़ के बारे में सर्च की जा चुकी है, अब दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि आपने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल सिटीज़ देखना है, तो इस पे पहले आपको सर्च की जा चुकी है। आपने जो सर्च करने के बाद डाटा मुख्तलिफ जो राइटर्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपने उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा से रीसर्च करनी है। जैसे रीचेकिंग होती है ना, एक दफ़ा पेपर चेक करने के बाद रीचेक करते हैं, सेम उसी तरह से पहले सर्च की जा चुकी होती है, अब आपने उसको रीसर्च करना है। सो ये रिसर्च ही है। क्लाइमेट चेंज हमने कोस्टल सिटीज़ में की है, तो इसके बारे में पहले ऑलरेडी सर्च हमारे पास मौजूद है। हमने तमाम सर्चेस का डाटा इकट्ठा करना है और उसके ऊपर रिसर्च करके हमने उसके ऊपर जो है ना वो अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। अ स्टडी फाइंड्स राइजिंग सी लेवल्स इंक्रीजिंग फ्लड इन कोस्टल एरियाज़। कि जो स्टडी की गई कि समुद्रों की सतह के बढ़ने से फ्लडिंग जो है ना वो कोस्टल एरियाज़ में बढ़ गई है। इसके हवाले से सर्च जो है वो हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर कोई रिसर्च करेगा तो हम उसको रिसर्च कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है उसी के को खंगाल के हमने चेक करना है। रिसर्च इन एजुकेशन क्या है? इट एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। रिसर्च इन एजुकेशन में ये होता है कि आपने देखना है कि किस तरह से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव है या फिर ट्रेडिशनल क्लासरूम इफ़ेक्टिव है। तो इस पे आपको जो ऑलरेडी सर्चेस जो है वो मिल जाएंगी, आपने उसको रिसर्च करना है, तो ये कहलाएगा रिसर्च इन एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी शोज़ ऑनलाइन लर्निंग लीड्स टू सिमिलर आउटकम्स एज ट्रेडिशनल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स। एजुकेशन में एक रिसर्च की गई कि ऑनलाइन लर्निंग है उसका सेम ही आउटकम आता है जैसे ट्रेडिशनल क्लासेस आता है बहुत से स्टूडेंट्स का। यानी अगर कोई फ़िज़िकल जाके क्लासेस लेता है वो, या फिर कोई ऑनलाइन लर्निंग करता है वो, उनके सिमिलर रिज़ल्ट्स आए कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये एक जो रिसर्च है एजुकेशन के हवाले से। इसके अलावा और भी बहुत सी रिसर्चेस हो सकती हैं। जैसा कि कोरोना में स्टडी की गई थी कि कोरोना का इफ़ेक्ट कैसा रहा स्टडी के ऊपर, ऑनलाइन लर्निंग की जो लर्निंग है वो कितना जो है वो इफ़ेक्टिव रहा। तो ये रिसर्च इन एजुकेशन है, यानी एजुकेशन के मोटो के हवाले से। एजुकेशनल रिसर्च इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस। मकसद के हिसाब से एजुकेशनल रिसर्च की 3 टाइप्स हैं, एक बेसिक रिसर्च, एक अप्लाइड रिसर्च और एक एक्शन रिसर्च। इनका ओवरव्यू लेते हैं और फिर उसके बाद इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बेसिक रिसर्च का मकसद क्या है? एक्सटेंड नॉलेज को बढ़ाना है। मिसकंसेप्शन इसमें यह है कि पीपल थिंक इट्स सिंपल एंड नॉट प्रैक्टिकल। लोग ये समझते हैं कि ये सादा किस्म की रिसर्च है और ये अमल में लाने की ज़रूरत नहीं है या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अप्लाइड रिसर्च क्या है? इट सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसका मकसद है कि मसाइल को हल करना अमली तौर पर, और इसमें मिसकंसेप्शन ये है बिकॉज पीपल थिंक इट्स स्लॉपी और नो यूज़ इन रियल सिचुएशन। लोग समझते हैं कि ये बेकार है और इसका कोई रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्शन रिसर्च क्या है? ये टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस ये एक्शन रिसर्च करते हैं। इसका मकसद ये होता है सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और प्रोवाइड इन्फो फॉर लोकल डिसीजन मेकिंग। इन्होंने कोई ख़ास जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है और जो लोकल जो है ना कम्युनिटी, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और डिसीजन करना होता है। सो ये बेसिक ओवरव्यू है। अब इनको डिटेल से हम देखते हैं। बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज फंडामेंटल और प्योर रिसर्च।
बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन। इसका काम है या इसका तवज्जो जो होती है वो तामीर करने में होती है जनरलाइजेशन करना, प्रिंसिपल्स बनाना एंड थ्योरीज बनाना इन फील्ड्स, जैसे कि फील्ड एजुकेशन के अंदर। इट एम्स टू डिस्कवर यूजफुल कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड अंडरलाइंग प्रोसेस रादर देन सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स। इसका मकसद ये होता है कि इसने जो यूज़फुल कॉन्सेप्ट हैं, मुफीद तसव्वुर हैं, उनको तलाश करना है और उसके जो प्रोसेस है या अमल है या उसकी अहमियत है उसको जानना है, रादर देन सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, बनिस्बत ये कि हम रोज़मर्रा के वसाइल को हल करते रहें। तो बेसिक रिसर्च का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि नॉलेज इकट्ठा करना है, नया नॉलेज जो है ना वो इसको इन्वेस्टिगेट करना है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इट्स एम्स टू डेवलप एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू अ ब्रॉड एप्लीकेशन पॉपुलेशन। इसका मकसद ये होता है कि हमने एजुकेशनल थ्योरीज़ बनानी है, प्रिंसिपल्स बनाने हैं जो कि ब्रॉड पॉपुलेशन यानी बड़े पैमाने पर जो पॉपुलेशन है उस पर लागू किया जा सके। इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग। इसमें जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स टू लोकेट द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें जो है ना वो बड़े पैमाने पर डिफरेंट जो है ना वो मेथड्स को यूज़ किया जाता है ताकि रिसर्च प्रॉब्लम जो है ना उसको फाइंड किया जा सके, लोकेट किया जा सके। डेवलप हाईली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। डेवलप्स हाईली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस मीन्स के इस स्टेप के अंदर बेसिक रिसर्च में एक प्रॉपर स्पेसिफिक रिपोर्ट तैयार की जाती है किसी भी टॉपिक के हवाले से। इट इन्वॉल्व्स केयरफुल अटेंशन टू रिड्यूस एरर्स। इसमें बड़े एहतियात से पूरी तवज्जो दी जाती है ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना आए। कॉल्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ अ डाटा के जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने के लिए भी बुलाया जाता है। जनरलाइजेशन यूजुअली रिमेन इन अ बुक्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स। जनरलाइजेशन जो अमूमी तौर पर की जाती है वो या तो बुक्स में रह जाती है या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स में होती है। ठीक है, सो ये बेसिक रिसर्च है। इसके बाद हम देखते हैं अ साउंड थ्योरी इंक्रीजेज रिसर्च फ्रूटफुलनेस बाय प्रोवाइडिंग लेट्स फॉर इंक्वायरी एंड एक्सप्लेनिंग ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप। विलियम वर्समा 1986। एक साउंड थ्योरी यानी एक थॉटफुल जो थ्योरी होती है उसमें जो है वो इजाफा हो जाता है रिसर्चेस का, जो कि एक फ्रूटफुलनेस जो है बाय प्रोवाइडिंग लैंड फॉर इंक्वायरी के लिए आपको एक फ्रूटफुलनेस डाटा मिल जाता है और आप इसको एक्सप्लेन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रिलेशनशिप को। ये विलियम वर्समा होता है, यानी एक वैलिड थ्योरी होनी चाहिए जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। कंडक्टेड बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट्स विद डिज़ायर्ड फैसिलिटीज़। ये जो रिसर्च होती है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट्स करते हैं, उसमें उनको फैसिलिटेट किया जाता है डिमांडिंग अ हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। जो बड़े पैमाने की जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करने के लिए या उनका हल तलाश करने के लिए प्रीवियस रिसर्चेस आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट्स से करवाई जाती है। प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है, टूल्स कंट्रोल्स एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, जे.सी. अग्रवाल 1991 में उन्होंने कहा था डिस्कस रिसर्च क्लासिफिकेशन इन अ मेंशन बुक फॉर फुल कम्प्रीहेंशन। उन्होंने जो रिसर्च के पर्पसेस हैं या क्लासिफिकेशन है उनको फुल बुक के अंदर अंडरस्टैंड किया था और वो अभी भी बड़ी है। जो भी जो रिसर्च करता है वो पहले जो जे.सी. अग्रवाल का जो है वो कॉन्सेप्ट बुक के अंदर वो पढ़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ऑल्सो नॉन एज अ फंक्शनल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम फंक्शनल रिसर्च है। इट्स एम्स टू फाइंड इम्प्रूवमेंट्स। इसका मकसद जो है वो बेहतरी तलाश करना है फॉर एजुकेशन, तालीम के लिए और मेडिसिन या फिर मेडिसिन के लिए बाय अंडरस्टैंडिंग फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ताकि जो शोबा इंसानी अमल है उसको समझा जा सके। अकॉर्डिंग टू वॉलर आर बॉर्ग 1987 में जो थियोरिस्ट हैं वॉलर आर बॉर्ग, उनके अकॉर्डिंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अप्लाइड साइंस इन एजुकेशन इज़ सिमिलर टू दैट इन मेडिसिन। जो एजुकेशन के अंदर प्राइमरी फंक्शन है अप्लाइड फोर्स का या अप्लाइड साइंस का वैसे ही है जैसे इब्तदा तौर पे मेडिसिन का है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इसका मकसद क्या है? ठीक है, अप्लाइड रिसर्च डज नॉट सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती फेस बाय टीचर्स, प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा, जो कि डे टू डे टीचर्स को या प्लानर्स को या एडमिनिस्ट्रेटर को पेश आ रहे होते हैं। इट डायरेक्टली इंस्टेड इट डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू। बजाय ये जो टीचर्स की डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व नहीं करती, बल्कि इसका जो डील होती है वैसी प्रॉब्लम से होती है जिनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो अनवैल्यू चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठ जाए अप्लाइड रिसर्च की जाए,
नहीं, जो एक जिनका एक पूरे ख़ित्ते के अंदर या पूरे जो रीजन के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम है, उस पे रिसर्च फिर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट, और फिर कल को अगर जो है वो इसी तरह के केसेस देखने को मिले तो उस पर प्रॉपर रिसर्च होती है कि क्या ऐसे यहाँ पे कौन से फैक्टर लगे जिसकी वजह से दोबारा से पोलियो जो है वो इन हो रहा है, ठीक है। रिगर क्या है? अप्लाइड रिसर्च इज़ लेस रिगरस दैन बेसिक रिसर्च। रिगर होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुरदरापन या सख्ती जो है, तो अप्लाइड रिसर्च वो जो थोड़ी सख्त होती है बनिस्बत की बेसिक रिसर्च। मतलब ये कि जो बेसिक रिसर्च है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, और अप्लाइड रिसर्च में थोड़ा सा ये होता है कि हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरह से उसका सोल्यूशन होना है, इस पर थोड़ी सी जो है ना वो सिंपलिसिटी होती है, ये थोड़ा रिगरस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट। बोथ क्लासरूम टीचर्स एंड रीजन रिसर्च स्पेशलिस्ट आर इन्वॉल्व। इस किस्म की रिसर्च के अंदर जो क्लासरूम के टीचर्स हैं और जो रिसर्चर स्पेशलिस्ट हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अगर एजुकेशन की बात की जाए। ओरिएंटेशन इन लिमिटेड रिसोर्सेज। इन कंट्रीज़ विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसे कंट्रीज़ जिनके अंदर जो है महदूद किस्म के वसाइल हैं, रिसर्च शुड फोकस ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। उसमें रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल जो ओरिएंटेशन है उस पर फोकस करती है, क्योंकि ये एक जानी मानी चीज़ है कि जब रिसर्च होती है तो उसमें बहुत से आपके फंड्स लगते हैं, बहुत से आपको पैसा चाहिए, बहुत सा टाइम चाहिए। देयर इज़ अ डिबेट ऑन वेदर रिसर्च विदाउट अपरेंट प्रैक्टिकल रेलेवेंस इन इज़ अ लग्जरी। यहाँ पे एक बहस छिड़ती है कि क्या रिसर्च जो है वो अपरेंट प्रैक्टिकल जो बज़ाहिर तौर पर अमली नज़र आ रहा है उससे रेलेवेंस वो लग्जरी होनी चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस को। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिफाइनमेंट कैन लिमिट अप्लाइड रिसर्च। जो आपकी कॉन्सेप्चुअल रिफाइनमेंट होती है बारीकी या फिर शाइस्तगी से, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल रिफाइनमेंट ना होने की वजह से अप्लाइड रिसर्च जो है वो लिमिट हो जाती है। अफेक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें हमें उसका रीज़न समझने में और उसका असर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन इसकी। अगर सिंपल हम अप्लाइड रिसर्च को डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? अप्लाइड रिसर्च माइट बी सिंप्लीफाइड टू पब्लिशिंग फैक्ट्स थ्रू टेबल्स एंड एवरेजेस यूजिंग एग्जिस्टिंग सोशल साइंस कैपिटल। अप्लाइड रिसर्च को हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यानी कि उसे जो है ना वो बेसिक तौर पर दिखाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप टेबल्स बना लें, आप एवरेज यूज़ कर लें, सोशल साइंस कैपिटल्स वगैरह का इस्तेमाल करके, फैक्ट्स का इस्तेमाल करके आप उनको लिख लें। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है अप्लाइड रिसर्च की। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर रिलेशन विद बेसिक रिसर्च। ये बेसिक रिसर्च से किस तरह से मुताबिकत रखती है। बेसिक रिसर्च इज़ एसेंशियल फॉर अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि पहले बेसिक होगा देन ही अप्लाई होगा ना। द टू आर डीपली इंटर रिलेटेड। ये दोनों जो है वो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है इनका, स्पेशली सोशल साइंसेज, ख़ास तौर पर सोशल साइंसेज में। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप लोगों को थोड़ा लेक्चर डल लगे तो उसके लिए माजरत, बट मटेरियल आर वेरी एफिशिएंट एंड ऑथेंटिक। आप इसको एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। हम इसमें अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च का जो है ना वो डिफरेंस देखते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या है? ट्राइज टू एलिमिनेट द थ्योरी बाय एडिंग टू द बेसिक्स ऑफ डिसिप्लिन। इसका ये होता है कि बेसिक जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको निकाल के या ऐड करके इसलिए जो है ना वो अप्लाई करना होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन से ही प्रॉब्लम का एनालाइज किया जा सकते हैं, यानी बहुत से रीज़न हो सकते हैं लेकिन कोई एक जो है वो क्लू मिलने की वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जनरलाइजेशंस आर प्रेफर्ड। जनरलाइजेशन मतलब फाइनल कंक्लूजन या स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसमें वो प्रेफर की जाती है। फंडामेंटल रिसर्च देखें तो उसका एम क्या है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एडिंग टू द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन टू ऑफ अ डिसिप्लिन। तो इसके अंदर आपने इसके जो फील्ड है उसके अंदर इसने डिसिप्लिन के जो है इस्तेमाल करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑफन सेवरल डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर। बहुत से डिसिप्लिन यहाँ पे काम करते हैं इकट्ठे फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ऑफर रिसर्चेस इंडिविजुअल केसेस विदाउट द एम टू जनरलाइज। इसके अंदर अक्सर जो रिसर्चेस होते हैं या कोई इंडिविजुअल होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में जनरलाइज नहीं करता, जबकि अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेशन प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोरकास्टिंग अप्रोच इज़ इम्प्लीमेंटेड। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि इसमें आपने फोरकास्टिंग अप्रोच यानी कि बैकवर्ड जो है ना आपकी अप्रोचेज़ उनको भी आपने इम्प्लीमेंट करवाना, यानी माजी में आपने कोई अच्छा काम किया तो उसको आपने जारी रखना है।
फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आने वाले जो है ना वो हालात के मुताबिक आपने कोई पेशन गोई करनी होती है, तो इसमें वो वाला एलिमेंट भी लगाया जाता है। फोरशैडोइंग होता है पिछला जो होता है। अज्यूम दैट अदर वेरिएबल्स डू नॉट चेंज, आपने ये फ़र्ज़ करना है कि जो वेरिएबल्स आपने लगाए हैं वो तब्दील नहीं हुए, जो तब्दीलियाँ आप करना चाह रहे थे वो फ़िलहाल तब्दील नहीं करनी। रिपोर्ट्स आर कंपाइल्ड इन अ लैंग्वेज ऑफ टेक्निकल, लैंग्वेज ऑफ डिसिप्लिन, जो आपने फ़ाइनल रिपोर्ट बनानी है वो आपने एक टेक्निकल लैंग्वेज में और एक डिसिप्लिन की लैंग्वेज में बनानी है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स की भी अपनी एक ज़ुबान होती है। अप्लाइड रिसर्च के ये जो है ना कुछ फ़ीचर्स हैं। जबकि हम देखें तो इधर जो बेसिक रिसर्च है उसका एम्स टू सी हाउ थिंग्स कैन बी चेंज्ड, इसका मकसद ये है कि इसने देखना है कि किस तरह से चीज़ें तब्दील हुई। एक्नॉलेजेस दैट अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट बाय चेंज, इसने इस बात को भी यकीनी बनाना कि जो वेरिएबल्स हमने किया क्या वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहेंगे या होंगे या हो रहे थे। रिपोर्ट्स आर कंपाइल्ड इन अ कॉमन लैंग्वेज, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है बेसिक रिसर्च की वो एक आम ज़ुबान में बयान की जाती है, नॉट अ टेक्निकल नॉट अ डिसिप्लिन। नेक्स्ट अब देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन, इन दोनों की जो है ना वो क्या कंट्रीब्यूशन है और इसकी अहमियत इन दोनों की क्या है। बोथ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल सोशल साइंस डेवलपमेंट, तो ये सोशल साइंस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। विलियम वर्समा इन 186 P13 के अंदर उन्होंने बुक के अंदर ये ना पेज नंबर 13 पे ये हाईलाइट किया है दैट थ्योरी एंड रिसर्च हैव अ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, कि जो थ्योरी है और जो रिसर्च है उसका आपस में बाहिमी जो है ना वो ताउन है, ठीक है। दे थ्योरी कैन पॉइंट टू फ्रूटफुल रिसर्च एरियाज़, जो थ्योरी बनाई जाती है उसके अंदर आपको बहुत से मुफीद जो है रिसर्च एरिया मिल जाते हैं, यानी बहुत से टॉपिक्स मिल जाते हैं रिसर्च करने के लिए। समराइज फाइंडिंग्स, इसके अंदर आपको जो उन्होंने नताइज निकाले वो आपको मिल जाते हैं। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बुनियाद मिल जाती है। एंड प्रोडिक्शन और पेशन गोई करने के लिए क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर होते हैं। एंड सजेस्ट न्यू फार्मूलेशन, और आप उससे नई जो है ना फार्मूलेशन बना सकते हैं, नई नतीजा निकाल सकते हैं, नई स्टेटमेंट दे सकते हैं, नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं बेसिक रिसर्च में। सो रिसर्च एंड थ्योरी हैव अ रेसिप्रोकल कंट्रीब्यूशन प्रोसेस, तो रिसर्च और थ्योरी का आपस में जो है ना वो उलट कंट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। देखते हैं आगे। इन पाकिस्तान सोशल साइंसेज कॉन्टेक्स्ट बेसिक रिसर्च इज़ एन एसेंशियल बेस्ड फॉर अप्लाइड रिसर्च डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अंदर जो सोशल साइंसेज का कॉन्टेक्स्ट है उसमें बेसिक रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बेस है अप्लाइड रिसर्च के, ठीक है। पहले बेसिक रिसर्च होती है, फिर जो है वो अप्लाइड रिसर्च होती है। द सीरियसनेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन थेरेटिकल एंड अप्लाइड रिसर्च में बी लॉस्ट एज पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट एक्वायर मोर क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी स्किल्स। जो जनाब थेरेटिकल और अप्लाइड रिसर्च के अंदर एक फ़र्क था वो संजीदगी से वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको फॉलो करना लग गए हैं ज़्यादा तौर पे। मेथोडोलॉजिकल स्किल्स उनके आ रही हैं। क्वांटिटेटिव होता है कि हमने टेबल्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में बताना है, जबकि क्वालिटेटिव जो होता है उसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन करके चीज़ें बतानी होती है। तो अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ज़्यादा मैटर करती है, उससे आपको चीज़ें जो है ना वो इन शॉर्ट फॉर्म में और एक ही पेज पे सारा डाटा इकट्ठा मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च इज़ व्हेन एजुकेटर्स स्टडी देयर ओन प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली टू गाइड, करेक्ट एंड एवेल्युएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। एक्शन रिसर्च तब होती है जब एजुकेटर्स जो है वो अपनी ही प्रॉब्लम्स को साइंसी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं और फिर डिसीजन करते हैं और दैन एक्शन में लाते हैं, ठीक है। ये अपनी ही स्टडी होती है एजुकेटर्स की। पर्पज़ और इन्वॉल्वमेंट में इसका मकसद क्या है। प्रैक्टिशनर्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में जो रूल्स और लॉज को फॉलो कर रहे हैं, मस्ट बी इन्वॉल्व इन रिसर्च वर्क, उनको भी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए। इट्स अ स्टेप अहेड ऑफ अ कॉमन सेंस अप्रोचेस, ये एक जो है ना बेसिक और अप्लाइड रिसर्च से आगे जो है वो एक कॉमन सेंस अप्रोच है। इट इन्वॉल्व्स बीइंग सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक भी हो सकती है एंड साइंटिफिक भी हो सकती है इन डीलिंग विद प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ठीक है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च हेल्प्स अ पर्सन अचीव देयर पर्पस मोर इफेक्टिवली,
एक्शन रिसर्च से एक बंदे को जो है वो आसानी हो जाती है, मदद मिलती है कि वो अपने जो मकसद है उसको आसानी से या मौसर तरीके से हासिल कर सकें। इट इनेबल्स इम्प्रूवमेंट इन वंस ओन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये जो आपका अपना बेहतरी है किसी ज़ात के अंदर टीचिंग में या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, उसको अच्छा करने में, इम्प्रूव करने में मदद देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में स्टेप्स कौन से उठाने चाहिए। पहले इसमें आपके सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन होती है कि आपका जो है ज़मीर वो मुतमईन नहीं होता। टीचर्स फील डिससेटिस्फाइड विद द सिचुएशन। एक्शन रिसर्च तब अमल में आती है जब पहले आपको फ़ील हो कि कुछ गलत है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने पढ़ाने से, फॉर एग्जांपल नहीं है, बच्चों के पढ़ने से सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आपने क्या दूसरे स्टेप में करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। टीचर पिन पॉइंट्स द प्रॉब्लम। टीचर को अब जो है वो जब फोकस करती है तो उसको प्रॉब्लम मिल जाती है कि प्रॉब्लम मुझ में है या फिर स्टूडेंट्स में है। अब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम किस टाइप की है। टीचर डिफाइंस द प्रॉब्लम क्लियरली। टीचर उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाती है। प्रॉब्लम एनालिसिस, फिर टीचर इसका एनालिसिस करती है। टीचर लोकेट्स कॉजेज़ ऑफ वीकनेसेस, फिर जो जहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं टीचर उनको लोकेट करती है। एक्शन हाइपोथेसिस, टीचर जो है वो हाइपोथेसिस प्रोवाइड करती है कि ये प्रॉब्लम है, ये काजेज़ हैं, इस वजह से हुए थे और अब इनका ये हल है और ये किया जा सकता है और ये उसका मतबादल है। ये इस तरह से हाइपोथेसिस तैयार करती हैं। यूज़ ऑफ टूल्स, इसमें टीचर जो है वो टूल्स डिफरेंट यूज़ करती है। टीचर डिसाइड्स ऑन रिसर्च टूल्स, ठीक है, रिसर्च टूल्स की टीचर को ज़रूरत होती है। फिर एक्शन प्रोग्राम लिया जाता है। टीचर वर्क्स आउट द एक्सपेरिमेंट, टीचर फिर क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करवाना स्टार्ट कर देती है। एवेल्यूएशन, टीचर फाइंड्स आउट द डिफरेंस इन रिजल्ट्स। अब टीचर जो है ना फाइनल पे अपने रिजल्ट्स देखती है कि क्या जो पहले रिज़ल्ट आ रहा था वो और जो अब आ रहा है इस तब्दीली के बाद वो क्या इम्प्रूव हुआ है, नहीं हुआ, सेम रहा, क्या सीन हुआ, ठीक है। ये है स्टेप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज़ एक्टिव एंड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग। जो मसाइल को हल करना है उसका अमल है वो शुरू से ही स्टार्ट है और तब्दील होता आ रहा है, ठीक है। वो हमेशा प्रॉब्लम्स एक्टिव ही रहे हैं। फैक्ट्स एंड एविडेंस कीप्स द प्रोसेस एंड एंकर्ड टू रियलिटी। जो फैक्ट्स और एविडेंस होते हैं, सबूत वगैरह, वो हमें रियलिटी की तरफ खींचे चले जाते हैं। अप्रोच इज़ एक्सपेरिमेंटल एंड टेंटेटिव। जो आपकी अप्रोच है वो तजर्बाती भी हो सकती है और आर्जी भी हो सकती है। यानी आपने एक्शन रिसर्च लेने से पहले अभी फ़िलहाल जो ऑब्जर्वेशन किया वो टेंटेटिव भी हो सकती है। द एक्सपेरिमेंट या एक्शन इज़ इवैल्यूएटेड, फिर आपने जो एक्शन लिया है वो उसका जायज़ा लिया जाता है। एम्फेसिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो इस ये डिसेंट्रलाइज होता है, इस पे फोकस किया जाता है और डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, यानी कोई एक उसको डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई एक इसका ओनर नहीं होता, बल्कि जो भी टीचर है वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रही है और एक्शन ले रही है, ठीक है, ताकि जो है क्लास स्टडी है या क्लास बिहेवियर है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन फंक्शंस इन डिस्टेंस एजुकेशन। जो फासले पर यानी ऑनलाइन होती है उसका मेन फंक्शन क्या है। इट डेवलप्स टीचिंग टेक्निक्स, इससे आपको टीचिंग की महारतें आती हैं। असिस्ट इन एवेल्यूएटिंग एंड डिफाइनिंग टीचर्स वर्क, इससे आपको टीचर का जो काम है उसको जज करने, एवेल्यूएट करने और उसको बढ़ाने में जो है ना वो मदद मिलती है। डेवलप्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड ओपन माइंडेड साइंटिफिक स्पिरिट, इसके अंदर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को डेवलप करना और आपको साइंटिफिक स्पिरिट जैसे जो है ना वो आपका जो है वो माइंड ओपन होता है, आप उसमें आपको खुली राहें मिल जाती हैं। क्रिएट्स न्यू इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द टीचर, इससे आपका जो अंदर इंटरेस्ट है, जब आपने खुद काम किया होता है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। ये एज ए टीचर भी हो सकता है, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनलिस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर एक्शन रिसर्च। कौन कौन से जो हमें सोर्सेज की ज़रूरत है, दरकार है, जो एक्शन रिसर्च में चाहिए। एक तो क्लासरूम इटसेल्फ, वो ख़ुद एक सोर्स है, ज़रिया है एक्शन रिसर्च का। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स है तो फिर वो एक ख़ुद हमें सोर्स दे रही है कि आप इस पर रिसर्च करें, एक्शन रिसर्च करें, ठीक है। स्टाफ मीटिंग ऑफ द स्कूल, आप इसके बाद स्टाफ मीटिंग में भी अगर हो तो आप वहाँ पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। चेयरमैन और डिपार्टमेंट डायरेक्टर सजेशंस, तो ये भी एक सोर्स है कि आप इसमें जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हिंड्रेंस आ रही हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एट्रीब्यूशन लाइब्रेरी और मिनिस्ट्री एजेंसीज़ डीलिंग विद एजुकेशन, तो आपने जो लाइब्रेरी या मिनिस्टर एजेंसीज़ हैं उनसे बात कर सकते हैं एजुकेशन में किसी भी मसले के हवाले से। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, नुकसान, ये रिलेटिवली पुअर क्वालिटी, ये थोड़ी पुअर क्वालिटी की होती है क्योंकि ये फ़ौरन से जो है ना वो थोड़ा सा रिसर्च के बाद अमल में लाई जाती हैं।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू अनदर स्कूल इज़ क्वेश्चनेबल, कि हम क्यों दूसरे स्कूल को जो है फाइंडिंग कर सकते हैं, उसका सवाल पैदा हो सकता है। क्लासरूम टीचर्स लैक्स इनफ टाइम, टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो एक्शन रिसर्च कर सके। ठीक है, ये थोड़े इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन रिसर्च एंड द टीचर। पीपल जनरली थिंक एजुकेशनल रिसर्च इज़ ओनली फॉर स्पेशलिस्ट। लोग अक्सर ये ख्याल करते हैं कि जो एजुकेशनल रिसर्च है वो सिर्फ स्पेशलिस्ट वालों के लिए है। एक्शन रिसर्च कैन बी डन बाय स्कूल टीचर्स टू टैकल एवरीडे क्लासरूम प्रॉब्लम्स। जो एक्शन रिसर्च है वो स्कूल या टीचर वो अपने डिसीजन पे भी ले सकता है, ताकि जो डेली के आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको टैकल किया जा सके, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। इट इनेबल्स टीचर्स टू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। ये टीचर को इस काबिल बनाता है कि वो प्रॉब्लम को फोकस कर सकें, दे फेस एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, और उसको सामना कर सके और उससे फिर बेहतर जो है ना वो तलाश कर सके। टीचर इन्वेस्टिगेट्स काजेज़ ऑफ चिल्ड्रंस हैंड राइटिंग इशूज़। टीचर इस बात को जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि बच्चों में हैंड राइटिंग के इशूज़ क्यों हैं। टेस्ट मेथड्स टू इम्प्रूव इट, कैसे उनका टेस्ट मेथड जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड इवेल्युएट्स रिजल्ट्स, और किस तरह से उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको जायज़ा लिया जा सकते हैं, जिस टेस्ट उनकी एबिलिटीज़ बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ टीचर्स इन अंडरटेकिंग रिसर्च। टीचर्स कोई भी रिसर्च लेते हैं तो उनके अंदर उनको की कौन सी हदूद जो है वो ख्याल रखनी पड़ती है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो रिसर्च कर नहीं पाते। लैक ऑफ बैकग्राउंड, टीचर्स माइट लैक बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिकल एंड मेजरमेंट प्रोसीजर्स। टीचर्स के पास तजर्बा नहीं है, उनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि उनको कोई बताया गया नहीं, उनको कोई टीचर ट्रेन नहीं किया गया स्टैटिस्टिकली भी, और कोई लाहेअमल नहीं दिया गया, तो इस वजह से भी टीचर रिसर्च नहीं कर पाती। टाइम एंड एबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशन इन टाइम और एबिलिटी टू परस्यू स्टडीज़ बियॉन्ड क्लासरूम और स्कूल पॉलिसीज़। इसके अंदर जो है वो आपको टाइम और आपकी जो एबिलिटी है उसको परस्यू करने के लिए स्टडीज़ जो क्लासरूम या स्कूल पॉलिसीज़ की वो थोड़ा कम होता है आपके पास। वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पास काम ज़्यादा है, आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, तब भी आप रिसर्च नहीं कर सकते। हैविंग टीचिंग रोज एंड एक्स्ट्रा और सर्कुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी आप रिसर्च नहीं कर पाते। कोई जो डेली आपके जो हो रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेट्स ऑफ द क्लासरूम टीचर। टीचर जो है वो उसका सरमाया क्या है क्लासरूम में? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड नॉलेज। टीचर्स हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पीपल्स। टीचर्स का अपने शागिदों के साथ बराह रास्त रब्ता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम, टीचर को उनके प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए। एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, और जो दिमागी उनकी सलाहियत है या पोटेंशियल है उसका पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग एंड पर्सपेक्टिव, एबिलिटी टू रिकॉर्ड हैपनिंग्स इन द क्लासरूम। किसी भी जो बच्चा है उसकी सलाहियतों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये भी किया जा सकता है ताकि आप शुरू से लेकर उसकी एंड तक आउटपुट देख सकें। एंड पुट देम इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, और आप उसे प्रॉपर जो है ना वो पर्सपेक्टिव में ढाल सकें, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग कर दे सकें। मैनिपुलेटिंग एजुकेशनल इन्वायरमेंट, सम कैपेसिटी टू मैनिपुलेट द एजुकेशनल इन्वायरमेंट एंड ऑब्जर्व पीपल्स रिएक्शन। कुछ में है जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, ख़राब कर दिया जाता है ताकि बच्चों का जो है वो रिएक्शन देखने को मिले, ठीक है, तो ये एक एसेट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन इंडियन स्कूल। इंडियन स्कूल के अंदर जो एक्शन रिसर्च है उसकी अहमियत क्या है? टीचर्स इन इंडियन स्कूल्स नीड टू डू एक्शन रिसर्च टू कीप अप विद द लेटेस्ट इन एजुकेशन। टीचर्स इंडियन स्कूल में इसलिए एक्शन रिसर्च करती है ताकि जो लेटेस्ट एजुकेशन है उसके साथ वो इन टच रहें। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स दे फेस वाइल टीचिंग, और वो अपने जो टीचिंग के दौरान उनको मसाइल का सामना है उनको सॉल्व कर सकें। एक्शन रिसर्च फॉर टीचर्स, एक्शन रिसर्च हेल्प्स टीचर्स सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च से टीचर अपने मसाइल को खुद हल कर लेती है। लीडिंग टू प्रोफेशनल ग्रोथ, और इससे इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, ठीक है, और बेटर टीचिंग होती है और इनकी टीचिंग स्टाइल बेहतर होता है। JW बेस्ट सजेशंस, JW बेस्ट जो है ना उन्होंने कहा था टीचर्स शुड डू रिसर्च। टीचर्स को एक्शन रिसर्च यानी रिसर्च किसी न किसी टाइप की करनी चाहिए, स्पेशली एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, ताकि जो स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। WC रेडफोर्ड्स व्यू ऑन स्कूल, WC रेडफोर्ड थिंक्स स्कूल शुड डू रिसर्च इन ऑन देयर ओन स्पेसिफिक सिचुएशन। WC रेडफोर्ड का कहना है कि जो रिसर्च है वो हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए खुद की जानी चाहिए।
लाइक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप क्या है, इस पे आप जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या है उसके साथ आप जो है ना वो इसको स्टार्ट कर दें, इसका जो है रिसर्च करना टू इम्प्रूव राइट अवे, ताकि आप जो है सीधे रास्ते पर आ सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च के अंदर हम कुछ और रिसर्च देखेंगे। पीछे जो हमने देखी था वो रिसर्च बाय पर्पस थी, अभी हम कुछ और भी देखने वाले हैं रिसर्च की टाइप्स। रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड स्पेशली इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन नीड्स टू बी पर्पसफुल एंड फोकस। रिसर्च जो है वो बहुत से जो शोबाहात हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पर एजुकेशन में। और एजुकेशन में जो रिसर्च है उसका एक मकसद होता है और उसको एक फ़ोकस होता है। डिफरेंट रिसर्च मेथड्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड अप्रोचेस। बहुत से जो रिसर्च के मेथड हैं, बाय पर्पस भी और बाय अप्रोचेस भी। बाय पर्पस जो है वो हमने 3 पढ़े थे, बेसिक रिसर्च, और इसके अलावा हमने पढ़ा अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। देन अभी हम अप्रोचेस के हवाले से देखेंगे। कॉमन स्टेप्स इन रिसर्च इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स, सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड ये लफ्ज़ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसके जो कॉमन स्टेप्स हैं रिसर्च के, वो प्रोसीजर सिलेक्शन है, कौन सा हमने प्रोसीजर फॉलो करना है, उसको फॉर्मुलेट करना है, उसकी कलेक्शन करनी है, एनालिसिस करना है और डाटा को प्रेजेंट करना है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो रिसर्च बाय अप्रोचेस हैं, जो पहले हमने पढ़ी वो रिसर्च बाय पर्पस थी। टाइप्स ऑफ रिसर्च इन क्लासिफाइड इनटू हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी नॉर्मेटिव, quasi experimental research और qualitative research. These research methods are not too complex. ये इतने ज़्यादा complex तो नहीं हैं, they are simple, ये बहुत सादे हैं, and based on common sense, और ये common sense पे बेस करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर डिस्कसेस कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रिसर्च मेथड्स, उनको पढ़ते हैं हम। वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो एजुकेशन में इसका क्या वैल्यू है। हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर सेवरल रीजन। पहला, इट इंस्पायर्स रिस्पेक्ट फॉर साउंड स्कॉलरशिप एंड रेवरेंस फॉर ग्रेट टीचर्स। जब कोई बच्चा हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ता है तो उसके अंदर जो है ना वो रिस्पेक्ट पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, और वो स्कॉलरशिप के लिए फोकस करता है, और टीचर्स का जो है वो ग्रेट जो है ना वो फ़ैन हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्प्स एजुकेशनल वर्कर्स डिटेक्ट फैड्स एंड फ्रिल्स। जो हिस्ट्री के अंदर एजुकेशन है उसके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर फैड्स और फ्रिल्स पाए जाते हैं या मिलते हैं। फैड्स और फ्रिल्स जो होते हैं वो एक तरह के आप कह सकते हैं कि अंधा। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशनल वर्कर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं जो अंधापन या धुंधलापन है एजुकेशन के अंदर उसको फाइंड करने में, डिटेक्ट करने में। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनेबल्स वर्कर्स टू वी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स इन लाइट ऑफ देयर ओरिजिन एंड ग्रोथ। जो एजुकेशन के अंदर हिस्ट्री है वो हमें इस काबिल बनाती है कि वर्कर्स जो है वो प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ डील कर सकें अपने ओरिजिन और ग्रोथ के रोशनी में। पास्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस सर्व एज ए बेसिस फॉर टेंटेटिव जनरलाइजेशन इन एनालाइजिंग करंट इशूज़। माजी के जो तजर्बात हैं एजुकेशन के हवाले से वो आपको एक बेसिस फ्राहम करते, बुनियाद फ्राहम करते हैं आर्जी तौर पर जनरलाइजेशन की, जब आप किसी भी करंट इशूज़ पे बात कर रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी रिपीटेड। ये उन रिपोर्ट्स और उन जो ऑब्जर्वेशन है उन पर बेस करती है जो कि आपने रिपीटेड किए हैं ना हो। यानी रिसर्च रिपोर्ट जो है ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स या रिसर्च जो आप बना रहे हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। इट्स लायबल टू बी सब्जेक्टिव, और ये बिल्कुल अपने मौजू के मुताबिक होनी चाहिए। इन हिस्ट्री रैशनल प्रोसेसेस ऑफ एनालिसिस एंड इन्फेरेंस एंड आर वर्बलाइज्ड। हिस्ट्री में जो रैशनल प्रोसेस है उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स टू इन्वॉल्व इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च को जो है वो इन्वॉल्व करने के कौन से स्टेप्स हैं। पहले तो ये देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। पहले कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके आपने डाटा इकट्ठा करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ द कलेक्शन डेटा, इसके जो फ़ायदे में या हक में थे या इसके मुखालिफ थे उन क्रिटिसिज्म का डाटा इकट्ठा करना है।
प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, एक्सपोजिशन एंड इंटरप्रिटेशन। जो प्रेजेंटेशन है उसका जो फोकस होता है, फैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम शामिल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कंपोजिशन की, एक्सपोजिशन की और इंटरप्रिटेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। हिस्टोरिकल रिसर्च के जो प्राइमरी हैं सोर्सेज, उसमें है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट आर फर्स्ट हैंड विटनेस ऑफ टू फैक्ट। कोई फैक्ट किसी ने प्रोवाइड किया, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आपके पास है तो वो ओरिजिनल सोर्स है। एग्जांपल्स इंक्लूड ओरल और रिटल टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड्स बाय एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स और विटनेस ऑफ एन इवेंट। यानी आपने जो लिखने वाला है, जो ऑथर है, जो राइटर है, उसका आपको एग्जैक्ट पता हो और उसने आपके सामने ये ओरल का हो या रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया हो, ठीक है। चार्ट्स या फिशर रिकॉर्ड्स, कोई इस तरह सा ऑटोबायोग्राफीज़ हो या डायरीज़ हो या पिक्चर्स फिल्म हो, तो जो डायरेक्ट हिरास्त आपके पास डाटा है किसी भी राइटर का दिया हुआ, वो आपके प्राइमरी सोर्सेज। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में ये है, जिन्होंने देखा होगा या फिर सुना होगा वो आके आपको बताएंगे। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय समवन नॉट प्रेजेंट एट द ओरिजिनल इवेंट। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी तीसरे की तरफ से मिलती है, ना कि उस बंदे की तरफ से जो कि ओरिजिनल में मौजूद था। दीज कैन प्रोवाइड इन्फो अबाउट प्राइमरी सोर्सेज। इससे आपको प्राइमरी सोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। गाइडलाइंस फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए जो हिदायत हैं, पहला है यूज़ प्राइमरी सोर्सेज एज एक्सटेंसिवली एज पॉसिबल। आपने जो है ना वो जो ओरिजिनल चीज़ है या ओरिजिनल जो आपका डाटा है उसको आपने जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करना है। अवॉइड पर्सनल बायस इन्फ्लुएंसिंग द रिसर्च। आपने जो अपना तासुब है उसको साइड पे रख के आपने रिसर्च करना। यानी अगर आपने दो लोगों के दरमियान में सुलह करानी है तो आपको बायस्ड नहीं होना कि एक मेरा दोस्त है तो उसके मैं फेवर दे दूँ, नहीं, आपने इसमें जो है वो इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेस। आपने जो है ना वो इंटर रिलेशनशिप एजुकेशन का वो तजिया लेना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन और फोर्सेस के साथ। डिस्टिंग्विश सिग्निफिकेंट फैक्ट्स फ्रॉम ट्रिवियल वंस। इसमें जो है ना वो बहुत जो अहम जो हैं वो पॉइंट्स हैं वो उसको आपने निकाल लेने हैं। सिंथेसाइज फैक्ट्स इनटू मीनिंगफुल जनरलाइजेशन। तो आपने जो फैक्ट्स हैं उनको सिंथेसिस करके उसका एक जो जनरलाइजेशन का मीन है वो निकालना है। इंटरप्रेट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर यूसेज इन अर्लियर टाइम्स। जो अल्फाज है उनको वजाहत करना या एक्सप्रेशन की वजाहत करना वो पुराने वक्तों में हुआ करता था या इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल स्कोप की या रिसर्च की जो है ना वो विसत कितनी है, स्कोप कितना है। इसके अंदर जो हिस्टोरिकल रिसर्च है हम उसको बायोग्राफी को भी कवर कर सकते हैं और हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इसको भी कर लेते हैं। ये भी टॉपिक्स हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के बन जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ थ्रू द एजेस और सोर्सेज एंड इन्फ्लुएंसेस, लीगल बेसिस ऑफ एजुकेशन या बिब्लियोग्राफिकल स्टडीज़, तो ये सारे हिस्टोरिकल रिसर्च के टॉपिक्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड नॉर्मेटिव और सर्वे रिसर्च। ये इसको हम नॉर्मेटिव रिसर्च भी कहते हैं और सर्वे रिसर्च भी कहते हैं। क्यों? इट्स लुक्स एट कंडीशंस, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, प्रोसेसेस, रिलेशनशिप और ट्रेंड्स इन अ होल पॉपुलेशन और सैम्पल। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो इसकी कंडीशन है या इसकी प्रैक्टिसेस हैं या इसके बिलीव्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं वो सारे पॉपुलेशन के जो है वो सैम्पल के तौर पे हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। इट फोकसेस ऑन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड नॉट इंडिविजुअल। इसका फोकस जो होता है वो पूरी आबादी होती है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पे रिसर्च की जा सकती है। कलेक्टिव डेटा फ्रॉम अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत से सब्जेक्ट से आप डाटा इकट्ठा करते हैं। हेल्प सॉल्व अ लोकल प्रॉब्लम, आपने लोकल प्रॉब्लम की जो परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप, इसका बहुत बड़ा जो है ना वो स्कोप है। सर्वे कैन बी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। सर्वे जो है आपको अपनी मर्ज़ी है क्वालिटेटिव करवाएं या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब अददी कीमत होती है या फिर चार्ट्स की सूरत में बता देना टू द पॉइंट, जबकि क्वालिटेटिव जो होती है वो डिटेल से बता देना। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि सर्वे को आप किस टाइप में ले रहे हो। डिस्क्रिप्शन कैन बी इन वर्ड्स और नंबर्स। जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो या तो हमें नंबर्स में प्रोवाइड कर दें या फिर अल्फाज में बता दें। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस एंड यूज़फुलनेस। इट हेल्प्स फाइंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड गेट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। इससे आप जो है ना जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं उनको फाउंड आउट करने में हेल्प मिलती है।
और इसके अंदर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो मिलता है। यूज़फुल इन डिस्टेंस एजुकेशन फॉर चेकिंग एम्स। जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो मुफीद मकसद है वो अपने अपने एम्स को चेक करना है, आउटकम्स का या एडमिन प्रॉब्लम्स का एक्सेट्रा। हाउ सर्वेज आर कंडक्टेड। अब सर्वे कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व स्टेजेस लाइक स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर जो सबसे पहले है कि वो आपने बड़ा मकसद तय करना है पहले स्टेप के अंदर। डिसिप्लिन, सैम्पल साइज़, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन, फिर आपने उस सैम्पल का जो है साइज़ मेजर करना है कि आप इस पर सर्वे करने जा रहे हैं। आपने फिर क्वेश्चन अपने ईयर तलाश करने के मैंने क्या और कौन से सवाल पूछने हैं। एनालाइजिंग डेटा, आपने फिर बाद में डाटा को एनालाइज करना और रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट एवेल्यूएशन। फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी दैट डिस्क्राइब्स करंट कंडीशंस। ऐसा फैक्ट जो हमें एक्टिविटी जो है वो फाइंड करने में हेल्प आउट करे और हमें करंट सिचुएशन या कंडीशन के बारे में आगाह करे, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। नो हाइपोथेसिस आर टेस्टेड। इसमें कोई हाइपोथेसिस का टेस्ट नहीं होता। एंड नो रिकमेंडेशंस आर मेड। और कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं मेड की जाती या ली जाती। नेशनल सेंसस यानी कौमी जो मरदमशुमारी होती है। मैसिव असेसमेंट डन एवरी 10 ईयर। जो आपकी बड़े पैमाने पर जो आपकी नेशनल सेंसस होती है वो 10 साल में होती है बाय द ब्यूरो ऑफ द सेंसस। जो सेंसस का ब्यूरो है उनकी तरफ से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो ब्यूरो का सेंसस है उसको कहते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इट काउंट्स द पॉपुलेशन एंड क्लासिफाइज डेटा बाय थिंग्स। तो ये इसके जो काम होता है वो पॉपुलेशन को काउंट करना है और उसको डेटा बनाना है, जैसे कि नेशनलिटी की बुनियाद पर, एज, सेक्स एंड एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद पर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ सेंसस डेटा। द डेटा हेल्प्स विद सोशल एनालिसिस एंड गवर्नमेंट डिसीजन। जो ये डाटा है वो हमें सोशल एनालिसिस करने में हेल्प करता है और गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च वेयर यू टेस्ट हाइपोथेसिस बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट रिसर्च की ही एक टाइप है जिसके अंदर आप हाइपोथेसिस का तैयार करते हैं और उसके अंदर 1 और 2 जो है वेरिएबल्स या इससे भी ज़्यादा आप उसमें ऐड करते हैं। लाइक ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट के तौर पे और या कंडीशन के तौर पे। एंड मेजरिंग दी इफेक्ट ऑन अनदर। और फिर आपने इसका असर एक दूसरे के ऊपर देखना है। वेरिएबल लाइक एन आउटकम। जो वेरिएबल है उसमें उनको आउटकम के तौर पे लिया जाता है। उसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। फिगर आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हाउ इट वर्क्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे काम करती है। यू क्रिएट अ कंट्रोल्ड सेटअप। आप एक कंट्रोल जो है ना वो सेटअप बनाते हैं जहाँ पे आप जो है ना वो सारे इस वर्क को देखेंगे। यू अप्लाई अ ट्रीटमेंट ऑफ और इंटरवेंशन टू वन ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का दूसरा स्टेप क्या है कि इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट देनी है किसी भी एक ग्रुप को या इंटरवेंशन देनी है जो कंपेयर रिजल्ट विद अ ग्रुप दैट डिड नॉट गेट द ट्रीटमेंट। आपने जो अपना रिजल्ट है वो किसी ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं करना